Good morning, friends. My name is Vishal, and today I am going to start a new topic regarding geography. This is a introduction part of India, and let's start it. तो ये मेरा नया YouTube चैनल है और आप सभी से मैं इस पे सपोर्ट चाहता हूँ। मैं आज भारत का एक समरी देने जा रहा हूँ, भारत का एक इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूँ। आप सभी इस वीडियो पे बने रहें और अंत तक देखें। अर्थ पे पहले भूमि का 3 पार्ट में डिवीजन था। लॉरेशिया, पेंजिया एंड गोंडवाना। लॉरेशिया, पेंजिया एंड गोंडवाना। इसमें से जो भारत का निर्माण हुआ है वो मुख्यतः पेंजिया और गोंडवाना लैंड के पेंजिया एंड गोंडवाना लैंड के मिक्सअप से हुआ है। अधिकतर जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत गोंडवाना लैंड का ही पार्ट है। अगर हम बात करें लॉरेशिया की, तो लॉरेशिया से आज का यूरोप, एशिया, ग्रीनलैंड जो एक इस पृथ्वी पे सबसे बड़ा द्वीप है, और नॉर्थ अमेरिका, ये चारों कॉन्टिनेंट, सॉरी ये ग्रीनलैंड कॉन्टिनेंट नहीं है, ये तीनों कॉन्टिनेंट की स्थापना लॉरेशिया से। वहीं अगर गोंडवाना लैंड को देखा जाए तो गोंडवाना लैंड से आज का प्रायद्वीपीय भारत, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ये 5 कॉन्टिनेंट की स्थापना गोंडवाना लैंड से हुआ है। हम देखेंगे कि पेंजिया और गोंडवाना लैंड दोनों के मिलने से भारत का निर्माण हुआ है, जो आज का वर्तमान भारत है। अब अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, कैसे भारत का नामकरण शुरू होता है। भारत के इतने सारे नाम किस प्रकार से दिए गए हैं उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। तो भारत का सबसे पहले बात की, भारत का एक नाम दिया गया है उपमहाद्वीप। उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है इंडिया को, ये इसलिए दिया गया है कि ये विशालता के आधार पर दिया गया है। भारत एक विशाल देश है। आप जानते हैं कि भारत का जो एरिया है वो पूरे विश्व में 7th पोजीशन पे आता है क्षेत्रफल के हिसाब से, और इसकी विशालता के कारण भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती थी, और इसका प्राचीन नाम आर्यावर्त था। आर्यावर्त भारत का प्राचीन नाम था। आज का जो वर्तमान भारत जो नाम है वो राजा भरत के नाम पर मिला हुआ है। राजा भरत के नाम से आज के वर्तमान भारत का नाम पड़ा हुआ है। और अगर हम बात करते हैं हिंदुस्तान की, तो जब पर्शिया से लोग चल के आए थे, खास तौर पे जो आर्य थे पर्शिया या ईरान से, हालांकि वैसे तो आर्यों का स्थान मध्य एशिया माना जाता है, और ये लोग जब सबसे पहले आए तो सबसे पहले इनका जो सामना हुआ वो सिंधु नदी से हुआ। इन लोगों ने सिंधु नदी को, ये लोग अक्सर स को ह में उच्चारित करते थे, जिस कारण से सिंधु को इन्होंने हिंदू कह के पुकारा, और अपभ्रंश होकर ये हिंदू बन गया। यहाँ के नदी को हिंदू प्लस यहाँ के लोगों को भी हिंदू कहा जाने लगा, और इस जगह को हिंदुस्तान की संज्ञा दी गई। तो आपने देखा कि कैसे पर्शिया के लोगों द्वारा स को ह उच्चारित करने के कारण सिंधु से हिंदू में परिवर्तन हुआ, और आज का हिंदुस्तान
इन्हीं लोगों की देन है। बौद्ध धर्म ग्रंथों में देखा जाए, बौद्ध धर्म ग्रंथों के अनुसार भारत का जो नाम प्रयुक्त हुआ है वो है जम्बूद्वीप, और आज वर्तमान का इंडिया जो नाम है वो इंडोस शब्द से बना है, जो एक ग्रीक भाषा का शब्द है, और इसे यूनानियों ने इंडस नदी इसे यूनानियों ने इंडस रिवर के नाम पे रखा है। इंडस हम जानते हैं सिंधु नदी को कहते हैं, तो इंडस रिवर के नाम पर ही आज वर्तमान में भारत का नाम इंडिया रखा गया है। आगे बात करेंगे, भारतीय संविधान का आर्टिकल 1 भारत के नामकरण को परिभाषित करता है, जिसके अनुसार आर्टिकल 1 में लिखा गया है भारत अर्थात इंडिया। मतलब संविधान के अनुसार दो ही शब्द का प्रयोग किया गया है इस इंडिया के लिए, एक तो भारत और दूसरा इंडिया। मतलब कॉन्स्टिट्यूशंस के हिसाब से हिंदुस्तान या आर्यावर्त जैसी शब्दावली प्रयोग नहीं की गई है इंडिया के लिए। आगे हम बात करेंगे भारत की स्थिति व विस्तार। भारत की स्थिति व विस्तार, ग्लोब के माध्यम से भारत कहाँ स्थित है इसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं कि ग्लोब में इंडिया की स्थिति क्या है। तो ये एक ग्लोब मैंने बना लिया है, और ये मैं सेंट्रलाइज पोर्शन ले लेता हूँ। ये 0 डिग्री इक्वेटर मान लेते हैं इसको, और ये 0 डिग्री देशांतर मान लेते हैं। इसके हिसाब से भारत जो है कुछ यहाँ पे एग्जिस्ट करता है इंडिया, और आप देख सकते हैं ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है। तो भारत जो है ग्लोब के माध्यम से नॉर्थ ईस्ट में एग्जिस्ट करता है, और पृथ्वी के जो शेप है वो जियोइड है। पृथ्वी का शेप जो है वो जियोइड है। अब हम बात करेंगे कि भारत की अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार क्या है। अगर ये इंडिया है तो इंडिया की स्थिति हम देख सकते हैं। ये अगर मैं ऊपर साइड में नॉर्थ मानता हूँ, और ये भी नॉर्थ ही होगा क्योंकि ग्लोब में हम इंडिया की स्थिति यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये सेक्शन और ये सेक्शन दोनों नॉर्थ रीजन में ही है, इसलिए मैं इन दोनों सेक्शन को नॉर्थ बता रहा हूँ। ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से शुरू होकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक जाती है। वहीं हम देशांतर की बात करें तो ये अगर इंडिया को इस प्रकार से देखें तो ये भी ईस्ट है और ये भी ईस्ट है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं तो हम इंडिया को इधर भी ईस्ट बोलेंगे, इधर भी ईस्ट बोलेंगे, क्योंकि ग्लोब में इस सेक्शन को ईस्ट और अपर सेक्शन को नॉर्थ में दर्शाया जाता है। तो ईस्ट में अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से शुरू होता है, और ये 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक इसका विस्तार है इंडिया का। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, अगर उन दोनों में डिफरेंस देखा जाए तो लगभग 29 डिग्री का डिफरेंस दिखेगा। अक्षांश जो इस प्रकार की लाइनें होती हैं ग्लोब के अंदर उसको अक्षांश बोलते हैं, और जो खड़ी लाइनें होती हैं उन्हें देशांतर का नाम दिया जाता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि अक्षांशीय विस्तार भारत का 29 डिग्री का है। वहीं देशांतरीय विस्तार में अंतर की बात करें, देशांतरीय विस्तार में जो डिफरेंस है वो है 30 डिग्री का, और इस प्रकार से दोनों का डिफरेंस अगर देखा जाए तो 1 डिग्री का डिफरेंस मिलता है। हमने देखा कि अक्षांशीय विस्तार का अंतर और देशांतरीय विस्तार के अंतर में 1 डिग्री का डिफरेंस है, और इस प्रकार से टोटल अगर डिफरेंस देखा जाए देशांतरीय विस्तार में तो 30 डिग्री का। हम जानते हैं कि टाइम जो होता है वो देशांतर के ही हिसाब से चला जाता है, देशांतर के आधार पर ही टाइम का डिसीजन होता है।
तो भारत में देशांतरीय विस्तार में 30 डिग्री का डिफरेंस है। इस कारण से अरुणाचल प्रदेश जो सबसे पूर्वी हिस्सा है भारत का, और गुजरात जो सबसे पश्चिमी हिस्सा है भारत का, इन दोनों के बीच में जो सूर्य का सनराइज होता है उसमें लगभग 2 घंटे का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। 2 घंटे का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। ये 2 घंटे का डाटा कहाँ से आता है, मैं इसको भी अभी जस्ट बता रहा हूँ। अगर डिग्री के हिसाब से बात किया जाए तो 360 डिग्री बराबर होते हैं 24 आवर्स। इसके हिसाब से 1 डिग्री क्या हो जाएगा, 24/360। और चूँकि हमारे देशांतर में 30 डिग्री का डिफरेंस है, 1 डिग्री का मान अगर इतना है तो 30 डिग्री का मान इधर भी 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 24/360, 10 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये कट जाएगा 12 बार में, और 12 दूनी 24। तो ये जो 2 आर आ रहा है यही हमारा डिफरेंस क्रिएट होता है अरुणाचल प्रदेश तथा गुजरात के बीच। वर्तमान भारतीय स्थिति के हिसाब से देखा जाए तो इस समय भारत में 28 राज्य हैं एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य का और 8 केंद्र शासित प्रदेश का डाटा ये 2022 का है। अभी जो एकदम नया राज्य जिसे हटाया गया है वो है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर को हटा के इसे 2 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, एक तो लद्दाख और दूसरा जम्मू एंड कश्मीर। इन दोनों को यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया है। अगर इस हिसाब से बात करें कि सबसे लेटेस्ट राज्य कौन सा है तो वो हो जाएगा सबसे लेटेस्ट आज आंध्र प्रदेश से अलग होने वाला है तेलंगाना, जो 2014 में अलग हुआ है। लेकिन सबसे लेटेस्ट यूनियन टेरिटरीज की बात की जाए तो लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर का नाम शामिल हो जाएगा। अब इसमें हम आगे हम देखेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। एरिया के हिसाब से पूरे विश्व में भारत का 7th रैंक है। तो कौन कौन से ऐसे देश हैं जो भारत से पहले आते हैं क्षेत्रफल के हिसाब से, तो नंबर 1 में रशिया जो विश्व का सबसे बड़ा देश है, दूसरा कनाडा, सेकंड लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया, एंड थर्ड यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, फोर्थ चाइना, फिफ्थ ब्राज़ील, एंड 6 ऑस्ट्रेलिया, और अपने 7वां स्थान पे इंडिया का स्थान आता है, भारत का स्थान आता है। भारत का अगर क्षेत्रफल देखा जाए तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। आप यहाँ पे एकदम ध्यान रखेंगे कि इसमें पीओके प्लस ऑक्साई चीन इन दोनों का क्षेत्रफल इसमें इंक्लूडेड है। चूँकि भारत इसको अपना हिस्सा मानता है इसलिए ये इतना स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल अपना बताता है। आप इसको एक नंबर के हिसाब से याद रख सकते हैं, 32,87,263 के हिसाब से। और परसेंटेज में बात किया जाए तो भारत का स्थलीय क्षेत्र विश्व के स्थलीय क्षेत्र का 2.42% है। पूरे भूमि में विश्व में जितना भी भूमि है उस भूमि का लगभग 2.5% हिस्सा इंडिया कवर करता है। अब यहाँ से हम कुछ सीमा का विस्तार देखेंगे। तो सबसे पहले मैं एक इंडिया का मैप ड्रॉ कर लेता हूँ। ताकि हम सीमा को अच्छे से इसमें देख पाएँ कि कैसे इंडिया का बाउंड्रीज किस किस देशों के साथ लगती है। अगर ये इंडिया है तो यहाँ से इस वाले रीजन तक, चूँकि यहाँ पे पाकिस्तान से इसकी बाउंड्री शुरुआत होती है और यहाँ पे बांग्लादेश के पास इसकी बाउंड्री समाप्त होती है। यहाँ से और यहाँ तक ये भारत का जो ये वाला जो क्षेत्र है ये पूरी तरीक़ा से स्थल से किसी और देशों के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसे स्थलीय सीमा कहते हैं। तो भारत में
स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वह है 15,200 किलोमीटर। अगर आप पूरी तरीक़ा से इस पाथ को फॉलो करते हुए यहाँ तक पहुँचते हैं तो इसकी लंबाई 15,200 किलोमीटर हो जाती है। वहीं समुद्री तट की बात की जाए, भारत में समुद्री तट का विस्तार गुजरात के क्षेत्र से लेकर पश्चिमी यहाँ तक है, जो पश्चिम बंगाल का भी क्षेत्र उसमें शामिल होता है। तो आप इस क्षेत्र को अगर पूरा इंक्लूड करेंगे तो भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 होती है, और वहीं तटीय सीमा या जलीय सीमा की लंबाई देखें तो 6100 किलोमीटर हो जाती है, जो द्वीपों को छांट के है। ये केवल और केवल मुख्य भूमि की है। मुख्य भूमि की जलीय सीमा की लंबाई भी इसे कह सकते हैं। हम जानते हैं कि भारत में 2 द्वीपों का भी सेक्शन है। आप इस क्षेत्र में देखेंगे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दूसरे क्षेत्र में आपको लक्षद्वीप दिखाई पड़ता है। तो अगर हम यहाँ बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और इधर के क्षेत्र में लक्षद्वीप का है। तो इन दोनों द्वीपों को अगर मिला लिया जाए लंबाई के हिसाब से तो भारत का कुल तटीय सीमा जो हो जाती है वो हो जाती है 7516.6 किलोमीटर के अराउंड। तो आप देख सकते हैं मुख्य भूमि का जो सीमा था वो 6100 किलोमीटर है, लेकिन अगर हम उसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीपों के लंबाई को माप लेते हैं, अगर उसके तटीय सीमा को लेते हैं तो भारत की कुल तटीय सीमा 7516.6 किलोमीटर बनती है। और अगर हम स्थल और जल दोनों की बाउंड्री मिलाकर देखें तो ये कुल 22,716.6 किलोमीटर की होती है। तो आप कह सकते हैं कि भारत की कुल सीमा इंक्लूडिंग स्थलीय प्लस जलीय ये टोटल 22,716 किलोमीटर के अराउंड होता है। अब आगे हम कर्क और मानक समय रेखा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। चूँकि मकर रेखा तो भारत से गुजरती ही नहीं है, तो कर्क और मानक समय रेखा के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो मानक समय रेखा यहाँ से गुजरती है जो 82.5 डिग्री नॉर्थ से होकर जाती है। वहीं कर्क रेखा की बात की जाए तो इस प्रकार से कर्क रेखा गुजरती है जो 23.5 डिग्री नॉर्थ से होकर गुजरती है। तो ये वाली लाइन कर्क रेखा और ये मानक समय रेखा है। ये इस सेक्शन में एक इलाहाबाद जगह स्थित है जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और इसका एक क्षेत्र है नैनी। तो इलाहाबाद के नैनी से इसका गणना की जाती है। वैसे मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें सबसे पहले आपको पेन का कलर चेंज कर लेता हूं मैं। सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश यहाँ पे देखने को मिलेगा, फिर आपको मध्य प्रदेश का सेक्शन, फिर आपको थोड़ा सा छत्तीसगढ़, फिर आपको उड़ीसा और लास्ट में आंध्र प्रदेश ये सेक्शन आता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सबसे पहले यूपी, फिर एमपी का सेक्शन, फिर छत्तीसगढ़ आता है, फिर उड़ीसा आता है और लास्ट में आंध्र प्रदेश का सेक्शन मिलके मानक समय रेखा इन 5 राज्यों से होकर भारत से गुजरती है, जो 82.5 डिग्री नॉर्थ से गुजरती है। वहीं बात करें कि भारत का मानक समय रेखा लंदन के इंटरनेशनल ग्रीनविच समय रेखा से कितना देर आगे है, तो भारत का मानक समय रेखा 5 घंटे 30 मिनट, लगभग 5.5 घंटे ग्रीनविच लंदन के अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा से भारत का समय आगे है। अब हम बात कर रहे हैं कि एक ऐसा सेक्शंस जहाँ पे मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को काटती है, ये ऐसा रीजन है जहाँ पे मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को काटती है, जो छत्तीसगढ़ में स्थित है। ये छत्तीसगढ़ में ये दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती हैं। अभी बात करते हैं हम कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए तो भारत में कर्क रेखा को देखते हैं। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो निम्नलिखित प्रकार से है। गुजरात 1 नंबर में, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा
तथा मिज़ोरम। आप देखेंगे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ये टोटल 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। एक क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है कि कर्क रेखा पर स्थित भारत की किस राज्य की राजधानी है, तो यहाँ पे कर्क रेखा पर स्थित रांची, जो झारखंड की राजधानी है, वो इस कर्क रेखा पर स्थित है। कर्क रेखा भारत को लगभग दो भागों में बांटता है, उत्तरी भारत तथा दक्षिणी भारत। ऊपरी जो उत्तरी भारत है, ये वाला सेक्शन, इसे हम उपोष्ण या कोष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय के नाम से भी जानते हैं, जबकि नीचे में जो दक्षिणी भारत का सेक्शन है, इसे उष्ण कटिबंधीय में हम बांट के देखते हैं। तो मैं मानता हूं दोस्तों कि आज के लिए इतना काफ़ी है, और इसी वीडियो का सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि भारत का भौगोलिक विस्तार क्या है तथा किस किस पड़ोसी देशों के साथ कौन कौन सी राज्यों की सीमा लगती है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।